इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जाना था गॉस लॉ के बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो गॉस, इस लेक्चर के अंदर हम प्रूफ देखेंगे गॉस लॉ का। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू सी द प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। सो लेट अस सी इट। गॉस लॉ में कहता है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, total electric flux EDS is equals to Q by एप्सिलॉन। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो Q अपॉन एप्सिलॉन के बराबर होता है। जो ये प्रूफ हम देखने जा रहे हैं वो केवल हमारी स्पेरिकल बॉडी के लिए देखने जा रहे हैं। फॉर द केस ऑफ स्पेरिकल बॉडी वी आर गोइंग टू सी दैट प्रूफ। तो हमारे पास एक स्पेरिक प्रूफ देखते हैं। हमारे पास एक स्पेरिकल बॉडी है, वी आर गोइंग टू हैव स्पेरिकल बॉडी दिस। नाउ इसके सेंटर पे, ये जो इसका सेंटर है, यहाँ पे चार्ज Q रखा हुआ है, देयर चार्ज Q, एंड इसका जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक का रेडियस जो है R के बराबर है। रेडियस ऑफ दिस इज इक्वल टू R। यहां से होते हुए एक n यूनिट वेक्टर R वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E वेक्टर हमने इस तरीके से अरेंज किया है इलेक्ट्रिक फील्ड को और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को, और साथ ही साथ एरिया वेक्टर को, कि इन दोनों के बीच में जो थीटा हो, एंगल की वैल्यू हो जीरो हो। जीरो क्यों? ताकि हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल सके इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। वी आर एबल टू गेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जो हमारा चार्ज है वो सेंटर ओ पे रखा हुआ है। चार्ज वी आर गोइंग टू हैव इज गोइंग टू प्लेस एट द पॉइंट O. So this is the whole criteria that we have to understand for the derivation of the Gauss law. इसके बाद हम इस तरीके से हमारा काम हो रहा है। जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लेट्स से P, और इलेक्ट्रिक फील्ड के पास भी एक वेक्टर होता है, दैट इज R यूनिट वेक्टर। R यूनिट वेक्टर के बराबर होता है। और यहाँ पे जो हमारा n यूनिट वेक्टर है डॉट R यूनिट वेक्टर, जो एरिया वेक्टर है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यूनिट वेक्टर है, उन दोनों का जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें वैल्यू 1 के बराबर ऑब्टेन होती है। सो हमारे पास क्या क्या है? वी आर हैविंग एन गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस जिसमें कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए कंडीशन क्या होती है कि चार्ज सेंटर प्रेजेंट हो और एरिया एंगल इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर शुड बी इक्वल टू जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो जीरो के बराबर रहे। नाउ हम जैसा कि जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड गोइंग टू प्रेजेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड present within a spherical charge body, within a spherical charge body, spherical charge body of radius r, of radius r। r रेडियस की वैल्यू में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो वी हैव ई वेक्टर जो रहता है वो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू आर स्क्वायर के बराबर वैल्यू करके आती है। नाउ ये वैल्यू है, लेकिन हमारे पास डायरेक्शन की कमी है, तो डायरेक्शन के लिए हम आर यूनिट वेक्टर यहाँ लगा देते हैं। वी पुट आर यूनिट वेक्टर। नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नाउ
टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हुआ, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स वी आर गोइंग टू सी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो बराबर होता है क्लोज इंटीग्रल ई टी एस वेक्टर, वेक्टर के बराबर। यहां पे वेक्टर साइन लगा हुआ है, जब हम वेक्टर का साइन हटाते हैं तो cos थीटा लग जाता है, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस cos थीटा। और हमने जैसा आपको बताया, हमने एरिया वेक्टर और इसको इस तरीके से अजाइन किया है, इस तरीके से बनाया है कि दोनों के बीच में एंगल जो होता है मिनिमम होना चाहिए, जिससे कि ये मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल सके। तो थीटा की वैल्यू हमने 0 रखी, तो ऐसी कंडीशन में क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस के बराबर हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई। नाउ इससे हम ई को बाहर निकाल, ई हमारे लिए बाहर लेते हैं, एरिया की तरफ इसे लेके जाते हैं। व्हाट वी हैव टोटल फ्लक्स जो हमारे पास है फॉर क्लोज सरफेस ई क्लोज इंटीग्रल डी एस के बराबर होता है, और टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, होता 4 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया हमारे पास कितना हो गया, ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर हमारे पास वैल्यू आ गई। ये जो इक्वेशन है हमारे पास ये वेक्टर फॉर्म की है, लेकिन हमने वेक्टर फॉर्म को इसे खत्म कर लिया है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिंपल टर्म लिखना तो E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू आर स्क्वायर की फॉर्म में इसे नोट डाउन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। जब हम ये हमारी वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म, और ये हमारी वेक्टर फॉर्म की बनाई, जब हमने वैल्यू यहाँ पे पूरी पुट आउट कर ली है तो सिंपल ई, तो ई की वैल्यू जो हमारे पास आई तो कितना होती है, फ्लक्स ई इक्वल्स टू ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर, और ई की वैल्यू भी हमने निकाली 1/4 क्यू आर स्क्वायर, तो इसे यहाँ पुट कर देते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू आर स्क्वायर, ये वैल्यू इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू हम यहाँ देख पा रहे हैं 4 पाई से जो 4 पाई है उससे 4 पाई कैंसिल हुआ, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो हमारे पास क्या वैल्यू बचती है, व्हाट द वैल्यू रिमेन बिहाइंड पाई ई इक्वल्स टू क्यू एप्सिलॉन क्यू एप्सिलॉन नॉट के बराबर वैल्यू हमारे पास निकल के आती है। तो यही वैल्यू है जो कि हमें गॉस लॉ से मिल रही थी। तो इस तरीके से हमारा गॉस लॉ बन जाता है क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस क्यू एप्सिलॉन नॉट विच इज द गॉस लॉ, यही हमारा गॉस लॉ है, विच इज गॉस लॉ वी आर गोइंग टू बी हैव। तो इस तरीके से हम गॉस लॉ को यूज करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले एक सरफेस की रिक्वायरमेंट होती है। वी आर गोइंग टू टेक अ सरफेस, और सरफेस इस तरीके से कि जो एंगल होता है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में वो मिनिमम रहे, ताकि वैल्यू हमें मैक्सिमम मिल सके, और मिनिमम का मीन 0। उसके बाद में हम निकालते हैं टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स की वैल्यू निकालते हैं, और टोटल फ्लक्स की वैल्यू निकालने के बाद हमने
इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या जो थी हमारे पास वो, और टोटल फ्लक्स, और जो हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू आई थी वो यहाँ पुट कर दी और हमें ये वैल्यू ऑब्टेन हो गई। मतलब कि हमने इस फॉर्मूले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का जो सरफेस एरिया का वैल्यू थी वो पुट कर दी, तो हमें ये वैल्यू हमारी ऑब्टेन हो गई जो कि गॉस लॉ से हमें ऑब्टेन हो रही थी। नोट डाउन। Now we are going to take a cylinder that do not contain any kind of charge. नेक्स्ट हम देखेंगे एक सिलेंडर जो कि कोई चार्ज कंटेन नहीं करता अपने अंदर, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन द सिलेंडर, तो इसके लिए हम एक सिलेंडर ड्रॉ कर लेते हैं। वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ सिलेंडर। हमारे पास ये एक सिलेंडर है, वी आर हमारे पास ये एक सिलेंडर है, यहां से इसका रेडियस है। अब देखिए जरा, हमारे पास 3 सरफेस निकलती हैं इसके अंदर। वी आर गोइंग टू हैव 3 सरफेस। हम इसे 1 बोलेंगे, इसे 2 सरफेस बोलेंगे, इसे नंबर 3 सरफेस बोलेंगे। हम एरिया वेक्टर इन तीनों केसेस में लगाते हैं। तो एरिया वेक्टर इस केस के लिए एरिया वेक्टर इधर आएगा, और इस केस के एरिया वेक्टर इधर आएगा, और इधर जो एरिया वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर होगा टू द सरफेस। एरिया वेक्टर इज गोइंग टू परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में हमारा इधर रहेगा E, और इधर इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहेगा E। It is the ds we are going to have, it is ds we are going to have, और यहाँ पे जो एंगल है थीटा। हाँ, तो अब हम दूसरी चीज देखेंगे कि इन 3 सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट और एंगल क्या है। तो पहले देखते हैं सरफेस नंबर 1, सरफेस 1, सरफेस 1। सरफेस 1 के लिए हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1 के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला है क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds cos थीटा। यहां थीटा 1 हम देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच में 180 के बराबर है। सो फ्लक्स 1 कितना हो गया, फ्लक्स 1 क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds cos 180। cos 180 की वैल्यू नेगेटिव में नाइस का 1 होती है, तो फाई 1 की वैल्यू हमारे पास आ गई नेगेटिव E, और क्लोज इंटीग्रल ds का पूरा सरफेस एरिया s के बराबर है, तो हम इसे लिख देते हैं फाई 1 इक्वल्स टू नेगेटिव E s के बराबर। फाई 1 की वैल्यू E s के बराबर हमारे पास मिल के आती है। नाउ इन सेकंड केस, जो सेकंड केस है उसके लिए फाई 2, ये सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 2 के लिए, सरफेस 2 के लिए हम देख रहे हैं दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो थीटा जो है वो 0 क्या होगा, थीटा बिकम इक्वल्स टू 0। तो सरफेस 2 में फाई 2 की वैल्यू जो है हमारे पास आ जाती है क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds cos 0, और cos 0 की जो वैल्यू होती है वो 0 के बराबर 1 के बराबर होती है। cos 0 की वैल्यू 1 के बराबर होती है, तो फाई 2 इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds इंटू 1, और 1 को इधर कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू निकलती है
ई क्लोज इंटीग्रल डी एस के बराबर, और इसे टू ई एस के बराबर वैल्यू हमारी निकलती है सेकेंड सरफेस के अंदर। नाउ इन केस ऑफ थर्ड सरफेस, जो हमारे पास तीसरी सरफेस है, सरफेस 3, उसमें फाई 3 करते हैं, फाई 3, वैल्यू ऑफ फाई 3, तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस कॉस थीटा। और हम देख रहे हैं ये और इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इन दोनों के बीच में एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल है, तेरे से एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो फाई 3 की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी, फाई 3 की क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस कॉस 90, और कॉस 90 पे जीरो होती है, तो फाई 3 की वैल्यू हमारे पास जीरो के बराबर आ गई। तो ये तीनों वैल्यू हमारे पास ऑब्टेन होती हैं। आगे देखते हैं। तो इसके बाद जो टोटल फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स जो फाई 1, फाई 2, फाई 3 के बराबर हमें निकलेगा, और हमारे पास इसकी जो वैल्यू आई है, फाई की वैल्यू हमारे पास आई है नेगेटिव ई एस, इसकी वैल्यू ये है ई एस, और इसकी वैल्यू जीरो। और जब सबको सम करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आती है वो जीरो के बराबर निकल के आती है। सो ये बात प्रूव हो गई कि ऐसा सिलेंडर जो कि कोई चार्ज कंटेन नहीं करके रखता, उसके अंदर जो फ्लक्स होगा वो जीरो के बराबर होगा। दैट इज कैन शोन बाय गॉस लॉ, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। और क्यू जीरो होगा, हमारा सिलेंडर जो था उसमें कोई चार्ज नहीं था, देयर इज नो चार्ज टू प्रेजेंट इन इट, देयरफॉर जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ उसके अंदर ई डॉट डी एस हुआ, वो भी जीरो के बराबर ही हुआ। उसके अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिकम इक्वल्स टू जीरो इन इट। नोट डाउन। इसके बाद अब हम देखेंगे किस तरीके से हम गॉस लॉ की मदद से कूलम्स लॉ को ड्राइव कर सकते हैं। हाउ वी आर गोइंग टू ड्राइव कूलम्स लॉ बाय यूजिंग गॉस लॉ। सो इसके लिए हम इस तरह यहाँ थोड़ा सा सरफेस लेते हैं। तो हमारे पास एक स्फीयर है, वी आर गोइंग टू हैव दैट स्फीयर। यहाँ पे स्फीयर और इसके सेंटर में चार्ज क्यू रखा है। वी आर गोइंग टू टेक स्फीयर एज एन गॉसियन सरफेस एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड यहां से यहां तक का हमारा पास रेडियस आर है, और यहां पे एक एन एरिया वेक्टर लग रहा, हमारा वर्क कर रहा है, और इसी से चलता हुआ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि पॉइंट पी पे वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में हमने इस तरीके से गॉसियन सरफेस को डिजाइन किया है कि इन दोनों के बीच में एंगल जीरो के बराबर रहे। सो हम कह सकते हैं, लेट अस अज्यूम a sphere as a Gaussian surface, as a Gaussian surface where electric field is uniformly distributed, uniformly distributed
यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है, एंड एंगल इन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज इक्वल टू 0। जो डिस्टेंस, जो एंगल है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, वो 0 के बराबर है हमारा। जब हमने ये सारी बातें समझ ली, तो इसके बाद में हम टोटल फ्लक्स, फ्लक्स कितना निकला हमारा, टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स दिखेंगे। टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स दैट इज क्लोज इंटीग्रल E डॉट ts। ये हमारा वेक्टर, ये हमारा वेक्टर, और वेक्टर आया तो क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds cos थीटा, और थीटा की वैल्यू हमने 0 मानी, तो क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds cos 0। cos 0 की वैल्यू हमारी, जो cos 0 की वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है, तो cos 0 की वैल्यू 1 है हमारी, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आती है वो आ जाती है क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds के बराबर। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू इंटीग्रल ds। जो स्फेरिकल चार्ज बॉडी होती है उसका सरफेस एरिया जो होता है बराबर होता है E इक्वल्स टू 1 अपो E इंटू 4πr²। जो हमारे फ्लक्स की हमारे पास वैल्यू आई वो हमारे पास आती है E इंटू 4πr²। ये हमारे पास टोटल फ्लक्स की वैल्यू आई। नाउ टोटल चार्ज प्रेजेंट विद इन बॉडी, टोटल चार्ज कितना है बॉडी के अंदर, टोटल चार्ज प्रेजेंट, ये हमारा Q के बराबर टोटल चार्ज प्रेजेंट है। तो फर्स्ट टाइम हमने क्या किया, उसको डिफाइन किया, सेकंड टाइम उसे फ्लक्स को निकाला, और थर्ड टाइम उसका टोटल चार्ज कितना है वो देखा। तो फोर्थ टाइम में हम अप्लाई करेंगे गॉस लॉ, अप्लाइंग गॉस लॉ, अप्लाइंग गॉस लॉ। गॉस लॉ को अप्लाई किया हमने, इट इज क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds इक्वल टू Q एप्सिलॉन। हमें इसकी वैल्यू जो है मिली है इसके बराबर, इट इज दिस वैल्यू। तो इसकी जगह हम ये पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास होता है E इंटू 4πr² इक्वल्स टू Q एप्सिलॉन। नाउ इसको हम इधर ले जाते हैं, तो E इक्वल्स टू 1 अपॉन 4πε0 Q_r²। ये हमारे पास वैल्यू करके आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। इट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय यूजिंग गॉस लॉ। तो गॉस लॉ की मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। नोट डाउन। तो आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने प्रूफ देखा गॉस लॉ का। तो गॉस लॉ होता है, वो होता है क्लोज इंटीग्रल ईडीएस इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन के बराबर हमारा गॉस लॉ रहता है। इसका हमें प्रूव करने के लिए एक स्फेरिकल चार्ज बॉडी ली जिसके पास चार्ज क्यू है एंड इट इज गोइंग टू गॉसियन सरफेस। हमने उसे इस तरीके से अरेंज किया कि एंगल जो था एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो हमारा एंगल बनता है वो 0 के बराबर बनता है। तो हमारा वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनता है और सिंपल फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से बनता है। तो टोटल फ्लक्स में मिला क्लोज इंटीग्रल ईडीएस के बराबर मिला, और जब वेक्टर को उठाया क्लोज इंटीग्रल ईडीएस कॉस थीटा के बराबर वैल्यू मिली। और जब हमने इसे सॉल्व किया तो फाई इक्वल टू ई क्लोज इंटीग्रल डीएस के बराबर वैल्यू, क्लोज इंटीग्रल डीएस की वैल्यू 4πr² के बराबर वैल्यू हमारी बनती है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्लक्स जो है हमारा बन जाता है E.4πr²। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास है 1/4πS0 हमने 1/4πS0 रखा, तो हमने देखा 4π से कैंसिल हो गया, r² से r² कैंसिल हो गया, तो फ्लक्स E जो है Q/एप्सिलॉन के बराबर बन गया। तो क्लोज इंटीग्रल ईडीएस की वैल्यू जो है Q/एप्सिलॉन के बराबर हो गई, जो कि हमारा गॉस लॉ रहता है। नाउ हमने बताया टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन अ बॉडी दैट कंटेन नो चार्ज। एक सिलेंड्रिकल शेप हमने लिया जो जिसके अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, देयर नो चार्ज गोइंग टू प्रेजेंट। तो ऐसी कंडीशन में हमने 3 सरफेसेस ली, 1 2 3। सरफेस 1 के अंदर जो φ1 है उसकी वैल्यू थी क्लोज इंटीग्रल ईडीएस cos थीटा। इसमें cos थीटा की वैल्यू जो है थीटा1 की वैल्यू 180 के बराबर है। 180 पर नेगेटिव साइन आता है, -1 होता है, क्लोज इंटीग्रल करने पर नेगेटिव ES के बराबर वैल्यू में मिलती है। दोनों साइड एरिया जो है सेम है। सेकंड केस में हमें वैल्यू जो मिलती है सॉल्व करने पर, जो थीटा होता है 0 के बराबर होता है और सॉल्व करने पर ES की वैल्यू हमें मिलती है। एंड सरफेस 3 के लिए जो थीटा होता है 90 डिग्री होती है और cos थीटा की वैल्यू 90 होती है, इसलिए 0 के बराबर मिलता है। तो इन तीनों केसेस के अंदर हमें जो वैल्यू मिली वो 0 के बराबर ही ऑब्टेन हुई। इन तीनों केसेस में जो वैल्यू हमें ऑब्टेन हुई वो 0 के बराबर ही ऑब्टेन हुई। नाउ इन थर्ड हमने देखा कि हम किस तरीके से गॉस लॉ का यूज करके कूलम्स लॉ को फाइंड आउट कर सकते हैं। हाउ वी आर एबल टू गेट गॉस कूलम्स लॉ यूजिंग गॉस लॉ। उसके लिए हमने एक अज्यूम किया गॉसियन सरफेस। वी अज्यूम इन गॉसियन सरफेस इन फॉर्म sphere in which electric field is uniformly distributed and angle in between electric field and area vector is equals to 0। तो उसके बाद हमने सेकंड टाइम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स काउंट किया। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास मिल के आया y = E × 4πr²। और टोटल चार्ज हमें मिला Q। टोटल चार्ज सेंटर में रखा हुआ है O पे, वो Q निकला। और हमने गॉस लॉ अप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आते E = 1/4πε0 QR² के बराबर हमारे पास वैल्यू आती है। नोट डाउन।